हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर सॉल्व कराना हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछली वीडियो में 5 एमसीक्यूज कराए थे एंड कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें से आपको राइट और रॉन्ग चूज करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है लेफ्ट ब्रोंकस इज नैरोअर देन राइट ब्रोंकस। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या लेफ्ट ब्रोंकस नैरो होता है राइट ब्रोंकस से। तो यस, दिस इज राइट आंसर। हमने राइट लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि ये राइट होता कैसे है। तो ये क्वेश्चन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है। जो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी के बारे में जानते हैं, तो जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो नेजल कैविटी से इनहेल करते हैं, फेरिंग्स लैरिंग्स में होते हुए ये ट्रैकिया में जाता है। और ट्रैकिया एक है, लंग्स 2 है। तो ये ट्रैकिया क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और जब ट्रैकिया डिवाइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ओके, तो ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्योंकि आपका ब्रोंकस जो होता है एक राइट में जाता है और एक लेफ्ट में जाता है। तो जो लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो आपके राइट से स्मॉल होता है और वेट भी इसका थोड़ा कम होता है। और जो राइट वाला लंग होता है वो आपका वेट उसका थोड़ा ज़्यादा होता है और साइज में ये थोड़ा सा बिग होता है। अब जो ब्रोंकस डिवाइड होके आपके लेफ्ट और राइट लंग में जा रहे हैं, तो जो लेफ्ट वाला होता है ब्रोंकस वो नैरो होता है और थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जो राइट वाला ब्रोंकस है ये आपका वाइड होता है और स्मॉल होता है। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमें मिल गया कि जो लेफ्ट वाला आपका ब्रोंकस होता है वो क्या होता है, नैरो होता है राइट ब्रोंकस से। सो थोड़ा सा और रिस्पिरेशन को देखते हैं। अब जब नजल कैविटी से आपकी एयर पास होती है लैरिंग्स फेरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू डिवाइड करके ब्रोंकस, और ब्रोंकस के थ्रू आपके लंग्स में एंटर करता है। और लंग्स में एंटर करने के बाद आपके ब्रोंकस से डिवाइड हो जाती है ढेर सारी ब्रोंक्यूल्स। ये आपको ब्रोंक्यूल्स नजर आ रही हैं और ब्रोंक्यूल्स के टॉप पे आपको एल्वेलाई दिख रही हैं जो बंच में दिख रही हैं आपको, जैसे बंचेस ऑफ ग्रेप्स होता है उसी तरह से यहाँ पे बंचेस ऑफ एल्वेलाई होती हैं। अब एल्वेलाई के ऊपर प्लेस होते हैं आपके कैपिलरीज। वो क्या करते हैं, वो CO2 को ले आके आपके एल्वेलाई को देते हैं और एल्वेलाई क्या करता है, O2 देता है कैपिलरीज को। तो जब कैपिलरीज को O2 मिल जाता है तो वो आगे सप्लाई देता है। एंड जब वो आपको कैपिलरीज ले आती है CO2, तो CO2 गैस जिस तरह से हम इनहेल करके गैस अंदर लाए थे उसी तरह एक्सहेल करके CO2 को हम बाहर फेंक देते हैं। और राइट जो लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसे 3 लूप्स में डिवाइड किया गया है। एंड जो आपका लेफ्ट वाला लंग होता है उसको 2 लूप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दिया। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब क्लास होगी तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि लेफ्ट ब्रोंकस नैरो होता है या नहीं राइट ब्रोंकस से। तो हाँ, लेफ्ट वाला ब्रोंकस हमारा नैरो होता है राइट ब्रोंकस से। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन। तो ये दिस इज रॉन्ग आंसर। यूनिट नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन होती है। नेफ्रॉन होती है किडनी की यूनिट। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की यूनिट को नेफ्रॉन बोला गया है, तो ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, क्लोरोजोक्सोन इज स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट। तो हाँ, ये एक एजेंट है जिसके थ्रू स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करता है। ये स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। लेकिन जब ये क्या हो, आपको एक्यूट पेन हो आपके मसल्स में, बोन में, जॉइंट में, तो हम ले सकते हैं, पर इसको हम आदत नहीं बना सकते। आपको जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको थेरेपी वगैरह लेनी होती है, ना कि बार बार इस एजेंट का यूज किया जाता है। तो हाँ, स्केलेटन मसल्स को ये रिलैक्स करता है, तो ये क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज मेलियस। तो नो, ये रॉन्ग आंसर है। स्मॉलेस्ट बोन आपके ह्यूमन बॉडी में पूछा गया तो मेलियस आपकी स्मॉलेस्ट नहीं होती है। स्मॉलेस्ट होती है पर आपके ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होती।
अब मिलियस भी आपके ईयर में ही पाई जाती है और सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी आपके ईयर में ही पाई जाती है। तो ईयर के मिडिल पार्ट में 3 बोन प्रेजेंट होती है, मिलियस, इंकस और स्टेपिस, जिसमें से सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। आपके पूरी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस, तो मिलियस यहाँ पे रॉन्ग है। आपके ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। एंड अगर स्मॉलेस्ट की बात हुई है तो लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट और वीकेस्ट बोन की भी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी ह्यूमन बॉडी में, वो होती है फीमर। फीमर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है। अब हार्डेस्ट की बात करें तो आपकी ये मैंडिबल होती है। मैंडिबल सबसे हार्डेस्ट बोन मानी जाती है। आप सबसे वीकेस्ट बोन की बात करें तो सबसे वीक बोन होती है आपकी क्लाविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं एंड ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो वैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बोन्स पढ़ेंगे, टाइप वगैरह सब कुछ, पर यहाँ स्मॉलेस्ट बोन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। स्मॉलेस्ट मिलियस नहीं होता है, स्टेपिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। तो हाँ, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में आप ऑर्गन भी होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है, बट इंटरनल ऑर्गन, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन में आपका क्या, लीवर आता है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी स्किन होती है। स्किन के बाद लीवर को माना जाता है कि लीवर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो यस, ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और ऑर्गन भी है, तो ये क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, राइट लंग हैज लोब्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट लंग्स 3 लोब्स में डिवाइड होता है। राइट लंग में 3 लोब्स पाए जाते हैं, तो राइट लंग्स हैज 3 लोब्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से हमें मिलता है। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे जो बीमारी थी, जिस डिसीज की वजह से वो एडमिट हुआ था, वो तो ठीक है, बट ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं था जो वो पहले से लेके आया हो, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोई और इन्फेक्शन उसे मिल जाए जो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से मिला था, उसे हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये होता कैसे है या फैलता कैसे है? तो हॉस्पिटल में कई इन्फेक्शियस डिजीज के पेशेंट एडमिट होते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन के डिजीज होते हैं। तो ऐसे बात करें तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस हॉस्पिटल में होते हैं, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन इन द सेंस कि हम अगर किसी पेशेंट से दूसरे पेशेंट से हम बात कर रहे हैं और उसके कांटेक्ट में आ गए, तो उसका इन्फेक्शन आप में क्रॉस हो जाएगा। या फिर अगर हम अलग किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं और बात करते करते उसे स्नीजिंग आ गई, और स्नीजिंग के थ्रू उसके ड्रॉप्स आपके नाक के थ्रू अंदर चले गए, या बात करते टाइम आपके मुंह के थ्रू अंदर चले गए, तो उसके ड्रॉप्स अगर अंदर चले गए तो आप भी उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाओगे। जरूरी नहीं कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ही होगा या पेशेंट को ही हो सकता है। ये हमारे हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो भी पेशेंट के कांटेक्ट में आने पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शन होता है उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ कॉमन डिजीज कॉज हो जाती हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जॉइंडिस होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस वहाँ से कॉज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिख लो एक इम्पॉर्टेंट बात और, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से कोविड के टाइम पे 25% पेशेंट एक्सपायर हुए थे नोजोकोमियल इन्फेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, लिग्नोकेन इज एन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। मतलब पूछा गया है लिग्नोकेन इज एन एजेंट, किस तरह का एजेंट होता है आपका लिग्नोकेन। तो पहले तो हम जानेंगे कि एनेस्थेटिक क्या होता है या एनेस्थेशिया क्या होता है। तो एनेस्थेशिया का मीन्स होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। किसी भी पार्ट में अगर कोई हम प्रोसीजर करना चाह रहे हैं या इंसिजन लगाना हो,
तो बिना वहाँ के सेंसेशन को लॉस किए हम वहाँ इंसिजन नहीं लगा सकते। जैसे लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो आपके अगर डेंटिस्ट जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करें कि एनेस्थीसिया कितने टाइप के होते हैं, तो एनेस्थीसिया 3 टाइप के होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया पर्टिकुलर किसी एक पार्ट में हम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे आपके हाथ में फोड़ा हुआ हो, बहुत ही नॉर्मल फोड़ा हुआ हो, वो धीरे धीरे बढ़ गया। अब डॉक्टर ने बोला कि इसको कट करके निकालना पड़ेगा। अब अगर हम इंसिजन वहाँ लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत पेन होगा, तो वहाँ के सेंसेशन को लॉस करने के लिए हमें एनेस्थेटिक एजेंट देना पड़ता है। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हम अप्लाई करके उस फोड़े को इजीली निकाल सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो आपकी पूरी बॉडी का सेंसेशन लॉस होता है जनरल एनेस्थीसिया में। बड़े केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया की बात करें तो वो लोअर लिम्ब के सेंसेशन को लॉस कर देता है। फॉर एग्जांपल सिजेरियन डिलीवरी वगैरह में हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल हम एनेस्थीसिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिग्नोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, तो यहाँ पे आपको लोकल एनेस्थेटिक लिखना है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 कॉजेज। यहाँ पे पूछा है कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी पे क्या कॉज होता है, तो यहाँ पे हीमोफीलिया कॉज होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी में। अब थोड़ी बात करेंगे हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट से बेबी को इजीली हो जाता है अगर पेरेंट इन्फेक्टेड है तो, और कैरियर माना जाता है फीमेल को, फीमेल कैरी करती है इसको, और लेकिन ये मेल में डेंजर ज़्यादा होता है। तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम आपके फीमेल में X और X पाया जाता है और मेल में X और Y। अब जो हीमोफीलिया होता है वो X डेफिशिएंसी या उनकी प्रेजेंस नहीं होती है तब वो क्या होता है, कॉज होता है। तो ये फीमेल कैरी तो करती है पर मेल में डेंजर क्यों होता है? क्योंकि अगर फीमेल कैरी कर रही है तो एक क्रोमोसोम X ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो एक X इसको क्या करेगा, डिफेंड करेगा। एंड अगर आपके मेल में हो जाए तो मेल का अगर ये एक क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, तो एक ही X से इस वजह से ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा मेल को। और जो हीमोफीलिया होता है इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, ब्लीडिंग क्लॉट नहीं हो पाती क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो अब्सेंस होते हैं या फिर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनमें लगातार अगर इंजरी हो जाए तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, क्लॉट नहीं हो पाता क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे नहीं होते हैं। सो एक हमारे पास उपाय है कि एक एंटी हीमोफीलियक एजेंट आता है जिसे वीकली 2 बार अगर हम लें तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इस केस में तो हम ऑपरेशन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर ब्लड क्लॉट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है ये आया कहाँ से? तो हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है फर्स्ट टाइम रानी विक्टोरिया से पता चला था, मतलब फर्स्ट टाइम ये रानी विक्टोरिया में ये देखने को मिला था, तो वहीं से पता चला कि ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग लगातार होती रहती है और क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस वजह से हीमोफीलिया फर्स्ट टाइम रानी विक्टोरिया में देखा गया था, तो इस वजह से हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ हीमोफीलिया के टाइप्स हैं एंड फैक्टर हैं। तो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया ए कॉज होता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया बी कॉज होता है, एंड फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया सी कॉज होता है, लेकिन ज़्यादातर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी कॉज होता है। एंड अगर हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया के स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर।
तो अगर माइल्ड और मॉडरेट है तो एजेंट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को इंजरी हो तभी ब्लीडिंग होगी। इंजरी हो या ना हो, सीवियर अगर कंडीशन है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे आपके जॉइंट में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्रेन में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोफीलिया भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ गॉलब्लैडर इज। तो फंक्शन ऑफ गॉलब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो टू स्टोर बाइल। गॉलब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करके रखता है। तो लीवर क्या करता है, सिक्रेशन करता है किसका, बाइल जूस का, और बाइल जूस का को स्टोर कौन करता है, गॉलब्लैडर। बाइल जूस का काम क्या है, ये क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है और डाइजेशन होने में इजीली होती है। तो जब लीवर क्या करता है, लीवर जब बाइल का सिक्रेशन करता है तो गॉलब्लैडर उसको स्टोर करता है। और हाँ, आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ भी गई है कि गॉलब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या स्टोन हो जाए तो गॉलब्लैडर को रिमूव भी करना पड़ता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस में मेरे से ये पूछा कि क्या गॉलब्लैडर निकाल दिया जाए तो हम फैट वाली चीज़ें नहीं खा सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन आपको अवॉइड करना होता है लेकिन हमेशा नहीं। बट आपको डॉक्टर ये बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें कमी कर दी जाए तो ज़्यादा इजीली होगा, क्योंकि अगर लीवर थोड़ा कम सिक्रेशन करेगा किसका, बाइल का, बाइल कम बनाएगा तो आपके पास स्टोर नहीं है गॉलब्लैडर, क्योंकि अब आपके पास नहीं है। तो गॉलब्लैडर नहीं होने पे हमें फैट वाली चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट या फिर ऑयल से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको थोड़ा सा कम लेना होता है, नहीं तो वो डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। तो आपका 2016 का जो पेपर हम सॉल्व करा रहे थे उसमें फर्स्ट वाली वीडियो में जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें आपके एमसीक्यूज हो गए थे 5। अब यहाँ पे आपके 5 आपके हो गए राइट रॉन्ग, 5 हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो 15 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन किए जाते हैं और कितने पेजेस में उसको हम लिखते हैं और कैसे लिखने का तरीका होता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, कुछ बच्चे एक गलती और करते हैं, हमने कई बार देखा है कि आपसे पूछा गया राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट देना है आपको, राइट और रॉन्ग। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सही का और गलत का निशान लगा देते हैं जो कि रॉन्ग है, इसमें आपके नंबर भी कटते हैं। तो अगर आपको राइट रॉन्ग पूछा है तो आपको राइट और रॉन्ग ही लिखना है, और अगर ट्रू फॉल्स पूछा है तो ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, आपको सही और गलत का निशान नहीं बनाना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।